नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर रिकवरी मोड में आता हुआ नजर आ रहा है क्रूड ऑयल। 3 हफ्तों की गिरावट के बाद और जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने कल आते हुए देखी थी, उसके बाद यहां पर खरीदारी जरूर लौटी है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर जानेंगे कि क्या ये निवेश के सही समय है, क्योंकि उठापटक यहां पर काफी ज्यादा है और अपने रीसेंट हाई से हमने सोने में यहां पर गिरावट ही आते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली के बाद खरीदारी लौटते हुए हमने देखी है। फिर चाहे वो कॉपर या एल्यूमिनियम, जो आपकी स्क्रीन पर 1.5% के साथ गेंस के साथ काम कर रहे हैं, या फिर जिंक और निकल, जहां पर भी पिछले एक हफ्ते के अगर आप नंबर्स देखें तो बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। इन सभी पर स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया, मेहता इक्विटीज के राहुल कलांतरी, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के अमूल के एमडी RS सोडी। लेकिन शुरुआत हम नॉन एग्रो कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं और सबसे पहले आपके फोकस पे कच्चा तेल है, क्योंकि यहां पर रिबाउंड अच्छा खासा देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2 साल के लोज के छूने के बाद यहां पर हल्की सी बढ़त अब देखने को मिली है, तो 2% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार। राहुल, कैसे देखते हैं आप ये जो चार्ट्स पर लोअर लोज हमने यहां पर कच्चे तेल में बनते हुए देखे हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा, थैंक यू। कच्चे तेल में हम कंटिन्यू देख रहे थे कि काफी समय से बेरिश मोड बनते हुए दिख रहा था, बट कमिंग वीक जो है वो काफी ज्यादा इवेंटफुल वीक है। कल रात अपने जनरल पॉलिटी फेड चेयरमैन जनरल पॉलिटी मीटिंग्स कमेंट्स आते हुए देखेंगे। 4 दिसंबर को हम ओपेक की तरफ से ओपेक के आउटपुट कट की एक्सपेक्टेशन है, जो कि 4 दिसंबर को आते हुए देख पाएंगे। एंड 5 दिसंबर को रशिया की तरफ, यूरोप की तरफ से रशिया के जो प्राइस कैप है वो इवेंट आते हुए देखेंगे। एंड 6 को हम देख पाएंगे कि रशिया इस काउंटर अटैक कैसे काउंटर अटैक करता है इस डिसीजन को। तो काफी ज्यादा इवेंटफुल वीक है और हमें लगता है कि हाईली वोलेटाइल सेशन रहना चाहिए अगले 3-4 दिन के लिए। नीचे में हमें लगता है कि WTI क्रूड में $72 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड ऊपरी लेवल पे हम देखें तो $80 का लेवल एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। आज के लिए बात करें MCX पे, तो MCX में हमें लगता है कि कंटिन्यू तेजी बनती हुई दिख पाएंगी, जिस हिसाब से हमने कल देर रात ओपेक की तरफ से कमेंट आते हुए देखे कि 4 दिसंबर को जो आउटपुट ओपेक प्लस की मीटिंग है उसके अंदर प्रोडक्शन कट की एक्सपेक्टेशन है। अगर ओपेक 3 to 4 मिलियन बैरल का यदि प्रोडक्शन कट करता है तो हमें लगता है कि क्रूड ऑयल के लिए एक अच्छा मोमेंटो अपसाइड के लिए बन सकता है। बट $80 अभी भी एक हर्डल का काम करते हुए दिखना चाहिए क्रूड ऑयल के लिए। ऑलराइट, और इसी बीच JP मॉर्गन ने कच्चे तेल पे अपना जो आउटपुट फोरकास्ट है प्राइसेस को लेकर, वहां पर उसे कम किया है। 2023 में उन्होंने $98 से घटा के इसे $90 पर बैरल कर दिया, तो क्लियरली $8 की वहां पर गिरावट है। जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी है, बिफोर ये साल खत्म होगा, क्लियरली यहाँ पर काफी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से हम इस तरह की फोरकास्ट आता हुआ देखेंगे। और JP मॉर्गन की ये पहली है जहां पर उन्होंने 2023 के लिए ऑलरेडी अपनी कीमत का अनुमान कम कर दिया है। $8 से यहाँ पर गिरावट दिखाई है। अजय, आप कैसे देखते हैं सबसे पहले जो JP मॉर्गन का व्यू है? ऑब्वियसली क्या यही व्यू है कि बाकी बैंक्स भी यही करते हुए नजर आएंगे, और आपका क्या सेंस है एक नियर टर्म में इस साल के अंत तक अब क्रूड की क्या रेंज रह सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। डेफिनेटली अगर हम देखें तो 2023 रिसेशन से भरा है। ऑलरेडी हमने US, यूरोप, चाइना यहाँ पे कंसर्न देखे, जिसकी वजह से ये जो कटौती हुई है वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। बट दूसरी ओर अगर हम देखें तो ओपेक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओपेक ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आगे जाके डिमांड में अगर कटौती रहती है तो बैलेंस आउट करने के लिए हम प्रोडक्शन को कट करेंगे, जो ऑलरेडी हमने अक्टूबर मीट में सुनते हुए देखा है, और दिसंबर में भी हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक मार्केट एक बैलेंस आउट है, बिकॉज एक तरफ US है जो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर, इनफैक्ट 2 दिन पहले हमने देखा वेनेजुला में भी प्रोडक्शन की परमिट्स या लाइसेंसिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक फॉल भी आता हुआ दिखाई दिया। तो ईयर एंड तक की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइजेस में एज ऑफ नाउ जो फियर है कोविड को लेकर, चाइना की डिमांड को लेकर, ये सब कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से प्राइजेस थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव मुझे लगता है कि प्राइस मूव करते रहेंगे। अगर ब्रांड के लेवल्स की बात करें तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइजेस 80 के नीचे सस्टेन करे। 78-80 शुड बी दी लेवल। बट ये चीज अगर मार्च तक की बात करें तो मुझे लगता है इकोनॉमी में डिमांड सिनेरियो वापस बनते जाएंगे, जहां पे ब्रांड हम वापस देख रहे हैं 95 से 98 की रेंज में। नो डाउट कंसर्न्स रहेंगे रिसेशन को लेकर। जो सेंट्रल बैंक्स वर्क कर रही है वो कहीं ना कहीं डिमांड को वापस सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ईयर एंड वी शुड बी अराउंड 78-80 फॉर ब्रांड। एंड WTI की बात करें तो 70 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये प्राइसेस होल्ड करेंगे। बट मार्च तक मुझे लगता है कि डिमांड में वापस एक जंप आना चाहिए क्रूड में।
जी हाँ, अगर हम एक हफ्ते का देखें या एक महीने के कच्चे के तेल के भाव देखें, दोनों ही तरफ आपके दोनों ही लेवल्स पे आपको यहाँ पर नेगेटिव में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 हफ्ते से लगातार हमने गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में बनते हुए देखी है। तो कुछ मुनाफा वसूली फिलहाल रूल्ड आउट नहीं है, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट अच्छा खासा। और अगर जेपी मॉर्गन का ये मानना है कि अगले साल की रेंज या अगले साल का एवरेज $90 है, तो इसका मतलब है दोनों ही तरफ एक वॉल्टिलिटी हम यहाँ पर प्राइसेस में जरूर बनता हुआ देखेंगे। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत हफ्ते की बहुत स्ट्रांग नहीं हुई थी, लेकिन कल न्यूयॉर्क सेशन में देखा जाए या आज सुबह के बाजार में देखें तो यहाँ पर खरीदारी अब भी कायम है। राहुल, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ तो चाइना के स्टिमुलस हैं जो एक सेंटिमेंट सपोर्ट तो देते हैं, लेकिन जिस तरह से अब चाइना में प्रोटेस्ट होने लगे हैं, हमने डिमांड कंसर्न्स फिर से बाजार में आते हुए देखी हैं, वो एक तरफ, डॉलर में गिरावट एक तरफ, कैसे देखते हैं करंट रेंजेस? हाँ, मेटल में आप देखो तो दोनों तरफ के न्यूज निकलते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर की इन्वेंट्री कंटिन्यूसली फॉल होते हुए दिख रही है। वहीं पे चाइना की तरफ से स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने देखा कि आरआरआर को कट किया है एंड द स्टिमुलस पैकेज की भी अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों ही तरफ से बूस्टअप मिलते हुए जा रहे हैं। बट वहीं पे हम नेगेटिव फैक्टर देखें तो कंटिन्यूसली डॉलर इंडेक्स के अंदर बढ़त बनाते हुए मतलब चलते हुए दिख रहे हैं। फेड के तरफ से हॉकी स्टेटमेंट कंटिन्यू निकलते हुए आ रहे हैं और वहीं पर चाइना की तरफ से डिमांड कंसर्न है। पर फिर भी हम देखें इतनी निगेटिविटी के बाद भी कॉपर एंड बेस मेटल कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहे हैं। हर फॉल के ऊपर फिर से हम देखें तो बाइंग आती हुई दिख रही है। आज के लिए भी देखें तो हमें लगता है कि कॉपर एक अच्छा लेवल है, वापिस से बाय कर किया जा सकता है। अगर मैं जनवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं कॉपर के लिए, तो हमें लगता है कि आज 80.80 के नियर बाय चल रहा, 680 के पास चल रहा है। 684 टू 686 के लिए आज और कल के लिए टारगेट आ सकते हैं। वहीं पे स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट इज द 676 का रहने के चांसेस है। ऑलराइट, तो कॉपर में खरीदारी की राय यहाँ पर फिलहाल 675 के लेवल्स और 1.5% की तेजी के साथ कारोबार है। आपकी कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अजय मेटल्स में? देखिए, मेटल में मुझे लगता है कि जो चाइना में कोविड कंसर्न्स है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गया है। दूसरी ओर चाइना स्टिमुलस से रेट से कोशिश कर रहा है कि इस चीज को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करे। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्रीज। अगर हम कॉपर में, जिंक में इन्वेंट्रीज देखें तो काफी मल्टी ईयर लो पे पहुंच चुके हैं, और जैसे ही इकोनॉमी वापस पटरी पे लाने की कोशिश होगी तो सबसे बड़ा जो कंसर्न रहेगा वो इन्वेंट्रीज को लेकर ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी है जिसपे आपको ध्यान रखनी चाहिए। कॉपर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर हम 15-20 दिन महीने भर का व्यू लेके चलते हैं तो प्राइजेस वंस अगेन मुझे लगता है कि 700-710 का लेवल आराम से इजीली तोड़ सकता है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 645-650 के सपोर्ट से उठते हुए देखे हैं। वहीं अगर जिंक की भी बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्मेल्टर्स के जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यू बना हुआ रहेगा और प्राइजेस वापस लगभग करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो ऊपर में 85 से 90 तक के लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। तो ओवरऑल कॉपर एंड जिंक मुझे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग लग रहा है, जहाँ पे 285-290 तक का लेवल जिंक में देख सकते हैं। जी हाँ, जिंक की अगर बात करें तो यहाँ पर डेफिसिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है। जिस तरह का ग्लोबल डेफिसिट अगस्त में था, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, यहाँ पर लगातार वो नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि डेफिसिट की स्थिति अब यहाँ पर लंबी होती हुई दिख रही है, तो वो सपोर्ट जिंक के प्राइसेस में क्लियरली दिखता हुआ नजर आता है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी तो ज्यादा है और जिस तरह से डॉलर बिहेव कर रहा है या यूएस फेड के ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर खींचातानी सोने चांदी में भी बनता हुआ देखते हैं। लेकिन याद रहे कि इस फ्राइडे को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है और अगले महीने की जो यूएस फेड की फाइनल इस साल की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, उससे पहले ये आंकड़ा यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अजय, कैसे देखते हैं आप करंट सोने के लेवल्स? बिकॉज 1740, 1760 इस $20 के बीच में पिछले 3-4 सेशंस में सोने की ट्रेडिंग रही है। कि हम देखते हैं कि जब भी एक्सपायरी रहता है थोड़ा प्रेशर भी पड़ता है और डॉलर इंडेक्स भी हम 106 के करीब कंसोलिडेट होते हुए देख पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल साइड देखें तो चांदी और सोना दोनों में ही काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में वी वर एक्सपेक्टिंग कि 108-109 तक स्टेबल होगा, बट जिस ढंग से 108 के नीचे ट्रेड कर रहा है, डॉलर में और फर्दर वीकनेस दिखाई दे रही है जो गोल्ड को सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फेड, बिकॉज ऑलरेडी स्लो रेट हाइक वर्ड्स निकल के आने चालू हो चुके, जो हमने पहले भी बताया था कि ज्यादा पेसिमिस्टिज्म रहेगा, आगे जाके हॉकिशनेस इतना नहीं रहेगा। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये फेड की मीट से पहले मार्केट साइड टू नेगेटिव रह सकता है, बट वंस वी आर आउट ऑफ दिस फेड मीट प्राइसेस में वापस एक बड़ी तेजी रहेगी। टेक्निकल लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो 1780 वुड बी द गुड लेवल, कि अगर इसका लेवल ब्रीच हो जाता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग
थिंक कि ईयर एंड 1820 1830 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, यहाँ पे भी अगर हम देखें लंदन में इन्वेंट्रीज काफी मिनिमल लेवल्स पे पहुंच चुकी है, 2-3 साल के लो पे आ चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि $22 के ऊपर एक बार अगर प्राइसेस होल्ड कर जाते हैं तो एक स्पाइक देखने मिल सकता है, जो $23.80 से $24 तक का लेवल हो सकता है, विच इज भी अराउंड 65,000 ऑन डोमेस्टिक मार्केट। तो एक्सपायरी तक मुझे लगता है मार्केट एक रीबाउंड है फेड की मीट से पहले, बट आफ्टर दैट सोने और चांदी में एक अच्छा खासा बाउंस रहेगा। ईयर एंड में कैरी ट्रेड्स भी ज्यादा रहते हैं, तो आई थिंक वहां पे गोल्ड और सिल्वर को अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट राहुल, आप क्या खरीदेंगे सोने चांदी में, दोनों में आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग कहाँ पर है? मनीषा, दोनों ही रेंज बाउंड है। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर कहीं पे भी यदि सिल्वर में $21.80 के वहां पे जाता है तो वहां पे बिकवाली की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 22.20। तो नीचे में फिर से हमें 20.80 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो सेल ऑन जंप की रणनीति हम सिल्वर में रखेंगे, बट 22.20 के ऊपर यदि सस्टेन होता है देन डेफिनेटली वी विल कम इन द बाइंग मोड। ऑलराइट, तो वो रेंजेस यहाँ पर सोने चांदी में देखने लायक है। नियर टर्म में कुछ बिकवाली जरूर आ सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म एक्यूमुलेशन लेवल्स अभी भी यहाँ पर बरकरार। और आपकी स्क्रीन पर $21 के ऊपर चांदी फिर से है और 1.5% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार, ₹550 की तेजी भारतीय बाजारों में। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, नॉन एग्रो स्पेस पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत लेकर आएंगे NDDBF के MD CEO अमूल के RSOD के साथ। आपका स्वागत है और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के MD RS सोडी अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। मिस्टर सोडी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज CNBC आवाज पर समय निकालने के लिए। और हम बार बार ये बात करते रह रहे हैं कि 32 लाख शादियां हैं इस सीजन में, तो चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, ज्वेलरी है, सभी की मांग यहाँ पर एक्सप्लोड होने वाली है। लेकिन अमूल के क्या प्लान्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर किस तरह की डिमांड है और 32 लाख शादियां आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं? देखिए मनीषा जी, भारत में कोई भी त्योहार हो, घर पे कोई शादी का फंक्शन हो, आप देखेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हर मील का, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो या डिनर का पार्ट होता है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि अभी 32 लाख शादियां हो रही हैं, तो समझ लीजिए 32 लाख नए कस्टमर्स डेयरी प्रोडक्ट्स के, वो भी बड़ी क्वांटिटी में ऐड होते हैं। और मैं मानता हूं अभी आफ्टर 2 साल का जो कोविड के कारण पूरा बंद था और कम लोग फेस्टिविटी कम करते थे, शादी ब्याह में 25-50 लोगों को बुलाते थे, तो अभी जो डिमांड आ रही है ट्रेमेंडस आ रही है। अगर मैं देख रहा हूं कि होरेका और जो कैटरिंग की डिमांड अगर प्री कोविड में जो थी X थी, अभी 2X हो गई है कोविड से पहले की। एंड वही हमारे को फ्यूचर में बहुत ही एरिया ऑफ ग्रोथ दे रहा है। सेकंड क्या होगा कि आजकल शादी ब्याह में भी चाहे कैटरर भी हो, वो एक ट्रस्टेड डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे, लोकल लूज प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते। चाहे वो पनीर हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो क्रीम हो, ये सब प्रोडक्ट्स आप किसी भी शादी पे जाएंगे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा कि मांग यहाँ पर अच्छी खासी है और एक वो अमूल एज अ ब्रांड यहाँ पर अच्छा खासा काम भी करता है। लेकिन आगे डेयरी प्रोडक्ट्स में अमूल के अब यहाँ पर क्या प्लान्स हैं, क्या नए लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अमूल हर महीने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट में कोई वेरिएशंस, पैकेजिंग, नए फ्लेवर्स लॉन्च करते रहता है। तो अगर शादियों का सीजन है, फेस्टिवल्स का सीजन है, यहाँ पर अब क्या प्लान्स हैं? देखिए मनीषा जी, अमूल तो कंटिन्यूस नए प्रोडक्ट देता रहता है, नए वेरिएंट्स देता रहता है, नए पैकिंग दे रहता है मार्केट के हिसाब से, कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से और नीड के हिसाब से। आने वाले जो 1 साल में जो अमूल का ज्यादा एम्फेसिस होने वाला पहले है मिठाई के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें कि कंज्यूमर घर पे दूध के अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डेली कंज्यूम करता है मिठाई, और मिठाई भी फ्रेश खाने की है। तो हमारा ये प्लानिंग है कि अगले 1-1.5 साल में जो हमारे 90 डेयरी प्लांट ऑल ओवर इंडिया, हर प्रोडक्ट पे हम फ्रेश मिठाई बनाए, जो बर्फी है, चाहे पेड़ा है, चाहे कलाकंद है, चाहे गुलाब जामुन है, रबड़ी, सब प्रोडक्ट और लोकल मार्केट को फीड करें
और कंज्यूमर का आजकल हमने देखा कि मिठाई पे पहले जो ट्रस्ट कम होता जा रहा था बिकॉज कि उसको एडल्ट्रेशन का डर था, पर जब से अच्छे ब्रांड जो अमूल आया है मार्केट में और लोगों का ट्रस्ट दोबारा मिठाई पे शिफ्ट हो रहा है, और जो लोग दूसरी चीजों पे शिफ्ट हो गए थे, जो वेस्टर्न टाइप ऑफ डेजर्ट या स्वीट या चॉकलेट, वो वापस इसकी तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा अमूल का जो आने वाले टाइम में ज्यादा एम्फेसिस होने वाला है, जैसे हमने दूध में किया, डेवलपिंग सप्लाई चेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, कैसे जो ऑर्गेनिक खेती किसान करते हैं उनको मार्केट के साथ जोड़ा जाए। तो ऑलरेडी अमूल ने 8 से 9 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कुछ सिलेक्ट मार्केट्स में लॉन्च कर दिए हैं। आने वाले टाइम में हर महीने हम आई थिंक 2 या 3 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जोड़ेंगे और कंज्यूमर को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक अफोर्डेबल प्राइस पे पूरे भारत में प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, यानी कि मिस्टर सोडी, बर्फी, पेड़ा, कलाकंद, गुलाब जामुन से लेकर दालें, आटा, सभी कुछ यहाँ पर अब अमूल की तरफ से आएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अमूल यहाँ पर अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑर्गेनिक मार्केट कितना बड़ा मार्केट है और कितना आपको लगता है कि आप यहाँ पर मार्जिन्स कम कर पाएंगे? कैसे कंपटीशन कैसा है फिलहाल बाजार में? देखिए मनीषा जी, अभी अगर देखें भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत छोटी है, 2000 करोड़ से भी कम है, और कारण उसके 2 हैं। लिंकेज, एक तरफ किसान तो प्रोड्यूस करना चाहता है पर उसको अच्छा प्राइस नहीं मिलता। कंज्यूमर आजकल पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खाना चाहता है, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, पर उसको जो आजकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन पर ट्रस्ट नहीं है ब्रांड्स पे, या अनअफोर्डेबल है, 2 गुना 3 गुना ज्यादा। तो जैसे अमूल ने दूध में किया, हम चाहेंगे कि भी किसान को एनकरेजमेंट हो कि अगर वो प्रोड्यूस करे उसको 20 से 30% नॉर्मल प्रोड्यूस से ज्यादा मिले, और दूसरी तरफ कंज्यूमर को भी जो अभी 2 से 3 गुना ज्यादा भाव देना पड़ता है, अगर मैं चावल, गेहूं, आटा जो भाव पे लेता हूं, अगर मुझे 20-25% प्रीमियम देने का, तो मैं भी अपने बच्चों को पेस्टिसाइड फ्री और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस देना चाहूंगा। और बड़ी खुशी की बात है, देखिए भारत सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने से सिर्फ कंज्यूमर का और किसान का फायदा नहीं होता। आप तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं, हजारों करोड़ के पेस्टिसाइड्स के इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी भी बचत होगी। इसीलिए हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह इस कैटेगरी पर स्पेशल फोकस दे रहे हैं। खुद वो पर्सनल मीटिंग्स लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अमूल के साथ, कि कैसे इस कैटेगरी को ग्रो किया जाए, कैसे भारत के किसानों को शिफ्ट किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। ऑलराइट, ये तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी मिस्टर सोडी अगर ऐसा हो पाता है कि जैसा कि हम जानते हैं और जैसे आपने कहा भी कि अगर हम पेस्टिसाइड फ्री यहाँ पर फूड अवेलेबल करा सकें, जिसकी मार्केट जैसे आपने कहा 2000 करोड़ से भी कम है, और जो मार्केट प्रीमियम चार्ज कर रहा है आप उसका 25% सिर्फ चार्ज करेंगे, तो क्लियरली एक बड़ी मार्केट हो सकती है। और सिर्फ डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स ही नहीं, और जैसे मिस्टर सोडी ने कहा कि ऑर्गेनिक पल्सेज, आटा, स्पाइसेस, ये सब भी यहाँ पर अब बाजार में अमूल की तरफ से उपलब्ध है। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स सिर्फ कुछ स्टेट्स में सॉफ्ट लॉन्च यहाँ पर है, लेकिन बहुत जल्दी बाकी जगहों पे भी देखने को मिलेगा। मिस्टर सोडी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपके लिए अमूल की तरफ से, जहां पर मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, वेडिंग कैसी डिमांड है और वो सभी कुछ हमने यहां पर जानने की कोशिश करी है। लेकिन इसके साथ इतना ही समय फिलहाल कमोडिटी राउंड अप में। सुमित यहां पर स्टूडियो में तैयार हैं इक्विटी के पूरे एक्शन के साथ। पहले तो मैं द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल को सुन रहा था। 85% का डोमिनेंस मार्केट में, एटलीस्ट बटर मार्केट में, चीज मार्केट में, और साथ साथ 3.5 से 36 करोड़ के आसपास का प्रोक्योरमेंट। आई थिंक सुमित, ऐसा कोई बाजार नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कैटेगरी नहीं है जो अमूल, एक तो जो उनका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो काम करते हैं कोऑपरेटिव में, उसकी तोड़ में कुछ नहीं है, और जिस तरह से उसका मार्केट, उनका होल्डिंग है, वैसा भी कोई नहीं है। आई थिंक दिस अ स्टोरी इन बाय इटसेल्फ। मतलब अमूल दूध सच में पीता है इंडिया वाला हाल है यहाँ पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत ही बढ़िया कंपनी से अभी आप बातचीत सुन रहे थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और फ्यूचर एक्सप्रेस की बातचीत करते हैं।